सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द पद और प्रकार का पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है ना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में कमल, घर, मनुष्य। कमल शब्द से हमें समझ में आता है कि कमल एक फूल का नाम है। घर से हमें यह समझ में आता है कि घर रहने का स्थान है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो यह वर्णों का सार्थक समूह हुआ, इसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आगे पद। पद किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले मूल शब्द के परिवर्तित रूप पद कहलाते हैं। अतः ये परिवर्तित पद ही पद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों में जो मूल शब्द परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और इसमें परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के कारणों के कारण परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से वाक्यों में होने वाले मूल शब्द के परिवर्तित रूप को ही हम पद कहेंगे। तो आपको शब्द और पद समझ में आ गया। अब आगे है शब्द भंडार एवं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द भंडार एवं शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अगर हम किसी भी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों के समूह को ही हम क्या कहेंगे? शब्द भंडार। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके आधार पर हम इसे 5 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा इतिहास के स्रोतों के आधार पर, और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर समझते हैं। अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। पहला एकार्थी, जैसा कि शब्द से अर्थ प्रकट हो रहा है ना। एकार्थी का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ हो, जैसे महल, रात, महात्मा गांधी, गाय, हिंदी इत्यादि। तो इस प्रकार से एक अर्थ शब्द का एक ही अर्थ प्रकट होने वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहेंगे। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी वे शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थिक शब्द। जैसे आप लोग समझिए, जैसे कर। कर एक शब्द है, लेकिन कर का अर्थ हम हाथ भी होता है, कार्य की अवस्था भी होती है, किरण भी होती है, और टैक्स भी होता है। तो एक शब्द का बहुत सारा अर्थ निकल रहा है, तो इसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है। जैसे अब्ज। अब्ज से हम शंख कहते हैं, कमल को भी कहेंगे, कपूर का भी अर्थ निकलता है, चंद्रमा का भी अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से ये अनेकार्थी शब्द हुए। तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो लिखने, पढ़ने व देखने में समान लगते हैं, किंतु वे भिन्न भाषा के होने के कारण अलग अलग अर्थ रखते हैं। पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन भाषा में अलग अलग प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे बस शब्द का हिंदी में अर्थ है नियंत्रण, फारसी में अर्थ है, फारसी में इसका अर्थ होता है पर्याप्त, तथा अंग्रेजी में अर्थ है बस नामक वाहन। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का अर्थ हुआ। आगे है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची आपको पता है, पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं, और समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ देते हैं ना, एक शब्द का हम एक चीज, जैसे एक कोई वस्तु है उसको हम कई नामों से पुकारते हैं, वह क्या कहलाएगा? पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। जैसे पानी, पानी को हम नीर, जल, वारी भी कहते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ ही पानी होता है। ठीक है। पांचवा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, और विपरीतार्थक अर्थ भी विलोम होता है। इसका अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है कि उल्टा, एक दूसरे के विपरीत, उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आधा, आधा का विलोम क्या होगा? पूरा। जड़ का
चेतन, गुण का, दोष, उदय का, अस्त। इस प्रकार से विलोम शब्द हुए। अब आगे है दूसरा, शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पे हमने पढ़ा, इसके 5 भेद हैं। दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। ठीक है, किसी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है अथवा उसका स्रोत क्या है, यह शब्द उत्पत्ति का या उसके इतिहास कहलाता है। तो कोई भी शब्द कहाँ से आया है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, यह हमें इससे मालूम चलता है कि उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ, उसका जन्म कहाँ से होता है। ठीक है, तो जैसे इस दृष्टि से हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि संस्कृत भाषा के शब्द है, उसे हम हिंदी में भी वैसा ही प्रयोग करते हैं अग्नि शब्द से, है ना। जन्म, चंद्र, सूर्य, ग्राम इत्यादि। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर उसका रूप परिवर्तन हो जाता है ना, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम्र संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में आने के बाद उसे हम आम कहते हैं। गृह संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में आने के बाद उसका रूप परिवर्तन हो गया और उसका अर्थ क्या हो गया, घर। पत्र का पत्ता, दुग्ध का दूध इत्यादि। इस प्रकार से तीसरा है देशज। देशज जैसे शब्द से ही अर्थ प्रकट हो रहा है कि देशज मतलब अपने ही देश प्रदेश में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, स्थानीय या गांव वन प्रदेशों के शब्द से जो हिंदी में अपना लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे भात, झुग्गी, झाड़ू, लोटा इत्यादि, ये सभी अपने देशज शब्द हैं, अपने ही देश में प्रयोग किए जाने वाले देश। ग्राम्य भाषा भी ये शब्द हैं। चौथा है विदेशी। विदेशी से भी आपको समझ में आ रहा है कि बाहरी भाषा, बाहर से जो देश से लिए गए जो भाषाएं हैं वह शब्द हैं, वे विदेशी भाषा कहलाते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए वे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे पुर्तगाली भाषा से क्या शब्द आया है, आलू, प्याला, कमरा, बाल्टी, तौलिया। फ्रेंच भाषा से कारतूस, कूपन। अंग्रेजी भाषा से मोटर, रेडियो, रेल, पुलिस, क्रिकेट, फिश, स्लेट इत्यादि। तुर्की भाषा से लाश, कालीन, कैंची, ताश, तमाशा, बुलबुल। चीनी भाषा से चाय, लीची। अरबी भाषा से गरीब, ईमानदार, मालिक, औरत इत्यादि। तो ये सभी क्या हैं, अरबी भाषा है। फारसी से कौन से शब्द आए हैं, अखबार, बाग, अदालत, चश्मा, रुमाल, दौलत इत्यादि। अब आगे 5वां है शंकर। शंकर का अर्थ क्या होता है, शंकर शब्द का, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं से, मतलब दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। जैसे हवा हिंदी भाषा के शब्द है और दार शब्द जो है वह फारसी का है। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हवादार। तो यह शंकर शब्द कहलाएगा। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वे क्या कहलाएंगे, शंकर शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से और एक उदाहरण लेती हूँ, कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है और मजदूर हिंदी भाषा का शब्द है ना। तो इसे जब हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों शब्दों को, तो क्या बन गया, कृषि, मजदूर। इसी प्रकार से आगे भी है, आप पढ़ लेंगे बुक में। तीसरा है रचना के आधार पे। रचना शब्द का तात्पर्य है बनावट। रचना का अर्थ क्या होता है, बनावट। इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, यह हमें 3 प्रकार इससे मालूम चलता है, रचना के आधार पे, है ना। तो इसे हम कितने प्रकार में बांटते हैं, 3। इस आधार पर शब्द को हम कितने प्रकार में बांटेंगे, 3। पहला है रूढ़। रूढ़ का अर्थ क्या होता है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, है ना, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए नल, न का कोई अर्थ है क्या, ला का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। तो उसी प्रकार से जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते ना, उसे हम क्या कहेंगे, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे।
दूसरा है यौगिक। यौगिक भी आपको समझ में आ रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे परम जोड़ वीर, परमवीर हो गया, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला, तो दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द हैं वो यौगिक कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ एक निश्चित अर्थ देते हैं वे क्या कहलाएंगे? योग रूढ़। फिर से एक बार कहती हूँ, योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यौगिक मैंने क्या बताया था? दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को ना। तो योग रूढ़ में क्या होता है कि यौगिक होते हुए भी एक निश्चित अर्थ देते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए गजानन। ठीक है, तो गज जोड़ आनन, गजानन हुआ। तो इस प्रकार से गजानन हम किसको कहेंगे? गणेश को कहेंगे ना। तो गजानन शब्द से किसी और शब्द का, किसी और चीज़ की मतलब यहाँ पे अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ वाले शब्द कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव जी का है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, सामान्य शब्द, दूसरा पारिभाषिक शब्द और तीसरा अर्ध पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में सभी लोग करते हैं उसे सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे अपने रहन सहन, पारिवारिक सामाजिक जीवन, इतिहास, कला, राजनीतिक तथा प्राकृतिक पदार्थों इत्यादि संबंधित शब्दावली इन्हीं के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा परिभाषिक शब्द। परिभाषिक जो ज्ञान शब्द ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कानून व्यवस्था, विशेष या प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसे परिभाषिक शब्द कहते हैं। सामान्य क्या हुआ? जो अपने हम दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और परिभाषिक शब्द जो शब्द ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कानून, व्यवसाय, विशेष या प्रशासन क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्द कहते हैं। तीसरा है अर्ध परिभाषिक शब्द। अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परिभाषिक या तकनीकी होते हुए